हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस चैनल को स्टार्ट करने की इंस्पिरेशन मेरे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक मुझे बहुत सपोर्ट किया है। आज से हम यूट्यूब पे अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा टारगेट क्लास 12 इकोनॉमिक्स बोर्ड एग्जामिनेशन है, जिसके अंदर हम प्राइमरीली 2 बुक्स कवर करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड इंडियन इकोनॉमिक्स। अपकमिंग वीडियोस में आई एम टारगेटिंग अ 30-minute वीडियो on a regular basis covering as many topics from a chapter as possible. I'll try to keep it very brief. मैं कोशिश ये करूँगा कि इंडियन इकोनॉमी और मैक्रो इकोनॉमिक्स के हर चैप्टर को विद इन 30 मिनट्स कवर कर सके। बट कुछ यूनिट्स हैं जो बहुत बड़ी हैं, उनके लिए कुछ पार्ट्स प्रिपेयर करेंगे, बट विल कीप देम वेरी ब्रीफ एंड ट्राई टू कवर एज मेनी टॉपिक्स एज पॉसिबल। इट विल बी एन इंटीग्रेटेड वीडियो जिसके अंदर उस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं वो कवर हो जाएंगे, और जैसे उसका क्लोजर होगा या लास्ट वीडियो होगी, आई ट्राई टू गिव सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, इधर अटैच देम इन द फॉर्म ऑफ पीडीएफ जिसको आप डाउनलोड करके इजीली देख सकते हैं। क्वेश्चन पेपर की फॉर्म में भी हम कर सकते हैं, जिसके सॉल्यूशंस आई विल डिस्कस इन द क्लास ऑन यूट्यूब ओनली। दीज आर फ्री फॉर ऑल ऑफ यू, जिसको आप इजीली समझ सकते हो। कभी भी कोई भी डाउट है तो आप इजीली कमेंट करके कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आज से स्टार्ट करते हैं। वी हैव Class 12 Economics divided into 2 books, Macroeconomics and Indian Economics। दोनों की वर्ड ऑलमोस्ट इक्वल है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, बट जब हम टाइम की बात करते हैं तो मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कि आप कितना कंसेप्चुअली उसको क्लियर कर पा रहे हैं, जबकि इंडियन इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड ग्रामर। आई एम अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो आई नो कि आपको आगे जितने भी कोर्सेज करने हैं, इधर बीकॉम, इको ऑनर्स से कोई भी सब्जेक्ट करना है, कोई भी कोर्स करना है, मैक्रो इकोनॉमिक्स श्योरली विल बी देयर, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम है, कुछ भी है। इंडियन इकोनॉमी की रेलेवेंस वहाँ पे हल्की सी कम हो जाती है, बट स्टिल दोनों पे इक्वल फोकस रखते हैं सिंस वी आर टारगेटिंग बोर्ड्स ओनली। दोनों के अंदर मैक्रो की वर्ड क्योंकि इक्वल है तो टाइम दोनों पे इक्वली डिवोट होगा, बट स्टिल ये कंसेप्चुअल है। अगर आप इसको प्रिपेयर करते हैं तो आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मिलता है इंडियन इकोनॉमी के लिए, तो आपको उसके लिए टाइम लास्ट में भी मिलेगा तभी इनफ है। बट फर्स्ट यू शुड प्रिपेयर फॉर मैक्रो इकोनॉमिक्स, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारे ऐसे टॉपिक्स आते हैं, कंसेप्ट्स आते हैं जो इंडियन इकोनॉमी को रेलेवेंट बनाते हैं। तो हम मैक्रो इकोनॉमिक्स ही कवर करते हैं फर्स्ट पार्ट में। मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर प्राइमरी कुछ यूनिट्स आती है व्हिच कैन बी क्लासिफाइड एज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड कांसेप्ट्स। देन कम्स एडीएएस, जिसे हम इनिशियल इकोनॉमी या इनकम एम्प्लॉयमेंट थ्योरी भी बोलते हैं। देन कम्स गवर्नमेंट बजट, मनी एंड बैंकिंग, and last is POP and FE. This is not the sequence as given in our books. ये बुक की सीक्वेंस में नहीं है, बट ये प्रायोरिटी की सीक्वेंस में, कि अगर आप नेशनल इनकम करते हैं, देन एडीएस करते हैं, देन गवर्नमेंट बजट करते हैं, तो ये सारे कंसेप्ट्स आप सीक्वेंस में फॉलो कर पाएंगे और आपको इजीली समझ भी आ पाएगा। तो हम एम्बार्कमेंट नेशनल इनकम से करते हैं। आज नेशनल इनकम को प्राइमरीली कवर करेंगे। जब भी आप अपनी कोई भी बुक रेफर करते हैं, उस बुक के अंदर नेशनल इनकम को 3 से 4 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, तो मैं भी उसको उसी पैटर्न में फॉलो कर रहा हूँ। फर्स्ट विल टेक अप सम थ्योरी टॉपिक्स, देन विल टेक अप सम न्यूमेरिकल्स, एंड लास्टली सम मिसलेनियस टॉपिक्स विल बी कंसीडर्ड। इसी के अंदर वी विल कंसीडर कि नेशनल इनकम में इंक्लूड या एक्सक्लूड होगा या नहीं होगा, डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा या नहीं होगा। ये सब टॉपिक्स हम लास्ट वाले में कवर करेंगे, क्योंकि आप वो टॉपिक तब कर पाएंगे जब आपको बेसिक थियरी पता होगी, तो हम वहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। एंड स्टार्टिंग विद थियरी फर्स्ट, जिसके अंदर हम नेशनल इनकम और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक कंसेप्ट्स को कवर करते हैं। आज स्टार्ट करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स से।
सो नेशनल इनकम या मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिक कंसेप्ट्स स्टार्ट करते हैं। एक पहला टॉपिक आता है जो इनडायरेक्टली बहुत सारी जगहों पे यूज होता है, बट स्टिल हम उसको यहाँ पे कंसीडर करते हैं सबसे पहले, विच इज 4 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी। दीज आर सबसे रेलेवेंट जो सेक्टर्स होते हैं आपकी इकोनॉमी के अंदर। हम पूरी मैक्रो इकोनॉमी को एक एज ए यूनिट कंसीडर करके चलते हैं, बट स्टिल हम इसके कुछ सब पार्ट्स बनाते हैं जिसके अलग अलग फंक्शंस होते हैं, अलग अलग खर्चे होते हैं, जिनको हम आगे अपनी कैलकुलेशंस में भी यूज करते हैं। तो ये 4 पार्ट्स क्या बनते हैं? फर्स्ट इज हाउस होल्ड, सेकेंड इज फर्म्स, थर्ड इज गवर्नमेंट सेक्टर एंड लास्ट वन इज एक्सटर्नल सेक्टर। हमारी इकोनॉमी के अंदर ये 4 सेक्टर्स होते हैं, हम सभी को इसी के अंदर क्लब कर देते हैं। बल्कि गवर्नमेंट के भी हम 2 सब पार्ट्स बनाते हैं। एक होती है जनरल गवर्नमेंट, जिसका काम होता है कंट्री की रनिंग, बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। सेकंड पार्ट होता है पीएसयूज, जितनी भी गवर्नमेंट कंपनीज हैं वो सब पीएसयूज में कवर होती हैं। दीज पीएसयूज एक्ट जस्ट लाइक फर्म्स, तो हम इनके बिहेवियर को फर्म्स की तरह ट्रीट करते हैं। तो हमारे पास ये 4 सेक्टर्स होते हैं। इन 4 सेक्टर्स में से पहले 2 सेक्टर्स हमारे सिलेबस में है, जिसके अंदर हाउस होल्ड और फर्म्स पर बेस सबसे ज्यादा थियरीज या सबसे ज्यादा कांसेप्ट्स इन्वॉल्व है। अब इनके 4 एक्सपेंडिचर्स होते हैं कि ये अपना खर्चा कहाँ पर प्लान करते हैं। तो हाउस होल्ड्स मतलब हम सब जितने भी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन प्रोवाइड होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी 4 होते हैं, जिसके अंदर हम कंसीडर करते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। इन चारों का सप्लायर कौन होता है? हाउस होल्ड। मतलब इनको प्रोवाइड करने वाला भी कौन होता है? हमेशा हाउस होल्ड होता है। तो हाउस होल्ड्स आर द ओनर्स ऑफ दीज 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। तो हाउस होल्ड अपना जितना भी इनसे पैसा कमाएगा वो कहाँ खर्च करता है? अपने कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फर्म्स कौन होती है? जो भी इन हाउस होल्ड की इन सर्विसेज को यूज करती है, इन 4 सर्विसेज को यूज करती है। तो सप्लायर हाउस होल्ड है और यूजर या कंज्यूमर कौन होता है इन सर्विसेज का? फर्म्स। तो फर्म्स क्या करती है? जितना भी खर्चा करती है वो सब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के नाम से जाना जाता है। गवर्नमेंट का जितना भी खर्चा होता है वो गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में जाता है या प्राइवेट फर्म्स का इन्वेस्टमेंट में जाता है। एक्सटर्नल सेक्टर का हम सारा खर्चा नेट एक्सपोर्ट्स में क्लब करते हैं, जिसके अंदर नेट का मतलब होता है डिफरेंस, डिफरेंस बिटवीन एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। So basically net exports is equals to exports minus imports। ये हमारा एक्सटर्नल सेक्टर होता है। तो आपकी इकोनॉमी के अंदर ऑन अ जनरल बेसिस 4 सेक्टर्स होते हैं। जब चारों सेक्टर्स होते हैं तो उस इकोनॉमी को ओपन इकोनॉमी बोलते हैं। लेकिन अगर सिर्फ फर्स्ट 3 सेक्टर्स हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं? क्लोज इकोनॉमी, क्योंकि इकोनॉमी फॉरेन सेक्टर के साथ डील नहीं करती। तो इन केस देयर आर 4 सेक्टर्स तो ओपन इकोनॉमी, बट अगर वो क्लोज है तो उसके अंदर केवल पहले 3 सेक्टर्स आते हैं, 4th एक्सटर्नल सेक्टर नहीं होता। अब आते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के। तो 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की 4 फैक्टर इनकम्स होती है। ये क्या होती है? लैंड को क्या मिलता है? इट विल गेट रेंट। लेबर को क्या मिलेगा? वेजेस। अब अकाउंट्स में हम वेजेस और सैलरीज को अलग अलग ट्रीटमेंट से डील करते हैं, बट यहाँ पे हम वेजेस के अंदर ही सैलरीज को क्लब करते हैं। थर्ड आता है कैपिटल, जिसे क्या मिलता है? इंटरेस्ट। फाइनली एंटरप्रेन्योर विल गेट प्रॉफिट्स। तो हमारे पास ये 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, ये 4 फैक्टर इनकम्स होते हैं, ये 4 सेक्टर्स होते हैं। इन 4 सेक्टर्स के ये वाले 4 खर्चे होते हैं। इस तरीके से हमारा बेसिक कंसेप्ट आता है, जिसके अंदर हमें 4 सेक्टर्स और 4 फैक्टर्स पता होना बहुत जरूरी है। हमारे पास 4 सेक्टर्स होते हैं जिनकी ये 4 एक्सपेंडिचर्स होते हैं। देन वी हैव 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनकी ये 4 फैक्टर इनकम कहलाते हैं।
तो ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है जो नेशनल इनकम कैलकुलेशन में आपको जगह जगह पर लिखा होगा कि ये कितने इंपॉर्टेंट हमारे लिए, चाहे बुक्स के अंदर इनको स्पेशल इंपॉर्टेंस नहीं दी गई है, बट स्टिल आपकी बुक के एंड ऑफ द चैप्टर आपको रियलाइज होगा कि कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट हो ये प्ले करते हैं। दिस वाज फर्स्ट बेसिक कंसेप्ट। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट पार्ट, यहां से हम अपने चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं व्हिच इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो हमारा सबसे पहला इंपॉर्टेंट थियरी क्वेश्चन यही आता है कि व्हाट डू यू मीन बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। What do you mean by circular flow of income and write an explanation in a two sector economy। तो हम कैसे करते हैं इसको, हम दो पार्ट्स में करते हैं, एक बेसिक और एक इन टू सेक्टर इकोनॉमी। अब कभी कभी ये कंफ्यूजन भी होती है कि पेपर में अगर सिर्फ इतना आ रहा है कि राइट ए शॉर्ट नोट ऑन सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी, तो उस केस में हमें कौन से वाला एक्सप्लेन करना चाहिए। तो इट कंप्लीटली डिपेंड्स कि उसमें कितने मार्क्स का वेटेज है। अगर वो जनरली 2 to 3 मार्क का है तो यू शुड यूज बेसिक कंसेप्ट्स, बट टू प्ले सेफ आप डायग्राम बना सकते हैं। बट अगर वो 3 to 4 मार्क का है या 5 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको दोनों ही एक्सप्लेन करने चाहिए, आप सेफ रहेंगे। डन। तो बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट करते हैं। बिफोर गोइंग अहेड, मैक्रो इकोनॉमी में एक एक्सियम होता है, क्या होता है, वन पर्सन्स एक्सपेंडिचर is another's income। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर एक मैक्रो इकोनॉमी की हम बात करते हैं तो हमने माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस 11th माइक्रो में पढ़ा था कि मैक्रो के टाइम पर हम पूरी इकोनॉमी को एक सिंगल यूनिट की तरह कंसीडर करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एक पर्सन अगर खर्चा कर रहे हैं तो दूसरे पर्सन की क्या बनती है, इनकम बनती है। डन। तो यहाँ पे सेफ पार्ट आता है, एक पर्सन का खर्चा दूसरे पर्सन की क्या बनती है, इनकम बनती है। हम इसको कैसे यूज करते हैं, सी वी हैव 3 फेजेस। फर्स्ट इज इनकम जनरेशन, कि आप इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं बेटा, प्रोडक्शन करते हैं गुड्स और सर्विसेज। तो फर्म्स जो हमने अभी पढ़ी क्या करती है, हाउस होल्ड से फैक्टर सर्विसेज लेती है और उनसे कुछ सामान बनवाती है। से उन्होंने 100 रुपए का सामान बनवाया, ये 100 रुपए 4 लोगों के बीच में बटेंगे। कैसे, लैंड को रेंट मिलेगा, लेबर को वेजेस मिलेंगी, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलेगा, एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलेगा। सपोज करते हैं 25 ईच सबको डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो टोटल कितना हो जाता है 100। तो क्या हुआ, सपोज एबीसी कंपनी ने 4 फैक्टर्स को यूज करके एक आइटम बनवाई और वो आइटम 100 रुपीज की उसने वैल्यू एस्टिमेट की, सेल नहीं की, अभी 100 रुपीज की वैल्यू एस्टिमेट की। तो जब तक सामान बिकेगा नहीं तब तक इनकी पेमेंट नहीं होगी, ऐसा नहीं होता। आपने आज सामान बनाया तो यू हैव टू पे फॉर देम। तो आपने क्या किया, लैंड को रेंट, लेबर को वेजेस, इंटरेस्ट को कैपिटल को इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट, ये पे कर दिया। यहाँ पे आएगा आपका कैपिटल और यहाँ पे आएगा एंटरप्रेन्योर। आपने ये पे आउट कर दिया, तो टोटल इनकम कितने की जनरेट की, 100 की। अब ये इनकम उन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के हाथ में जा रही है, तो फर्म से होते हुए उनके पास गई, तो ये इनकम जनरेशन के बाद इनकम डिस्ट्रीब्यूट होगी। उन 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के पास ये इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई। यहाँ पे सिर्फ इनकम जनरेट हुई थी, वो इनकम अब आपने यहाँ पे उनको पकड़ा दिया, तो अब उनकी इनकम जनरेट होने के बाद डिस्ट्रीब्यूट हुई। इतना पैसा कमाने के बाद वो क्या करते हैं, उस पैसे को खर्च करते हैं, तो इनकम डिस्पोजिशन हो जाती है। डिस्पोजिशन का मतलब वापस से अपनी पोजीशन चेंज करती है, हाउसहोल्ड्स के पास से वापस से कहां जाएगी, खर्च हो जाएगी। तो किसके पास जाएगी, उस सामान खरीदने के बदले चली जाएगी जो उन्होंने बनाया था। तो वापस से इनकम कहां जाती है, इनकम जनरेशन फेज पे आ जाती है। व्हिच मींस अगर आपने 100 रुपए का सामान बनाया, उस 100 रुपए के सामान के बदले इनको ये पेमेंट करें, तो पहले सामान बना, उस सामान के लिए इनकम जनरेट हुई, उसी इनकम से ही अपने खर्चे करेंगे, उस खर्चे से ही वही आइटम्स खरीदते हैं जो इकोनॉमी के अंदर बनी थी, क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में सब क्या मानते हैं हम, एक से जुड़े हुए। तो यहाँ पर इनकम जितनी जनरेट हुई उतनी ही इनकम डिस्ट्रीब्यूट हुई और उतनी ही इनकम डिस्पोजिशन हो गई, खर्च हो गई। तो वी हैव 3 फेजेस, इनकम जनरेशन जिसका ऑल्टरनेटिव नेम प्रोडक्शन बनता है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन जिसका दूसरा नाम इनकम फेज बनता है, एंड इनकम डिस्पोजिशन जिसका तीसरा नाम
एक्सपेंडिचर बढ़ेगा। तो बेसिकली एक मैक्रो इकोनॉमी में प्रोडक्शन इज इक्वल्स टू इनकम इज इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है। दिस आइडेंटिटी विल बी यूज्ड इन आवर नेशनल इनकम कैलकुलेशन। आपने अगर बेसिक्स पढ़े हैं नेशनल इनकम के तो आपको पता है कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स होते हैं, प्रोडक्शन मेथड, इनकम मेथड और एक्सपेंडिचर मेथड। वो तीनों से आंसर जब भी आप नेशनल इनकम का निकालते हो तो तीनों से आंसर क्या आते हैं, सेम आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि एक मैक्रो इकोनॉमी के अंदर जितनी वैल्यू के गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस होते हैं उतनी ही वो इनकम जनरेट करते हैं और उतना ही वो क्या करते हैं, एक्सपेंडिचर भी इनकम करते हैं। तो एक मैक्रो इकोनॉमी में तीनों क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बेसिक कांसेप्ट। बट अब इसी को अगर हम टू सेक्टर इकोनॉमी में समझना चाहें तो कैसे करते हैं? इन अ टू सेक्टर इकोनॉमी हमारे पास सिर्फ 2 सेक्टर्स होते हैं, हाउसहोल्ड्स, फ्लाइट टिकट एंड वी हैव फर्म्स। हाउसहोल्ड्स और फर्म्स में कैसा रिलेशन होता है? हाउसहोल्ड्स कौन है? जिनके पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है। हम कैपिटल को के से डिनोट करते हैं और एंटरप्रेन्योर। फर्म्स क्या करती है? इन सबको यूज करती है, ये यूजर है इन सब सर्विसेज का। तो हाउसहोल्ड क्या करता है? फर्म्स को फैक्टर सर्विसेज पहुंचाता है। फैक्टर सर्विसेज कौन सी? ये वाली चार। फर्म्स क्या करती है? इन्हीं चारों को यूज करके एक टेक्निकल प्रोसेस करके फैक्टर सर्विसेज के बदले इकोनॉमी के अंदर गुड्स या सर्विसेज को प्रोड्यूस करती है। हमने क्या देखा? इन्होंने अपनी सर्विसेज इनको दी जिसको यूज करके इन्होंने इकोनॉमी के अंदर कुछ प्रोडक्शन की। किस चीज की प्रोडक्शन? गुड्स और सर्विसेज की। ये लूप क्या कहलाता है? रियल फ्लो और फिजिकल फ्लो। वाई फिजिकल? क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज का लेन देन है। इस टाइप की इकोनॉमी को हम अपनी बेसिक लैंग्वेज में बार्टर इकोनॉमी भी कहते हैं। तो अगर आप इसके चैलेंजेस या इसके अंदर प्रॉब्लम्स की बात करेंगे तो उसमें सेम प्रॉब्लम्स आएंगी जो हमारी बार्टर इकोनॉमी की प्रॉब्लम में आती है। C2C इकोनॉमी, कमोडिटी फॉर कमोडिटी या कंज्यूमर टू कंज्यूमर इकोनॉमी, ये सब इसके ऑल्टरनेटिव नेम्स बनते हैं। अब जब आपने फैक्टर सर्विसेज दी तो फर्म्स बदले में आपको क्या करेंगी? पे करेंगे। फैक्टर सर्विसेज के बदले में क्या मिलती है? फैक्टर इनकम मिलती है। फैक्टर इनकम कैसे होती है? जैसे लैंड विल गेट रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। सिमिलरली आपने उससे सामान खरीदा तो बदले में आप भी क्या करोगे? उसको पे करोगे। बट ये गुड्स और सर्विसेज हाउसहोल्ड कभी भी इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं खरीदता, ये किसके लिए खरीदता है? अपनी कंजम्पशन के लिए। तो यहाँ पे हम जो लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? सेम कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन तो इनर लूप जो चलता है और आउटर लूप जो चलता है वो दोनों रिवर्स डायरेक्शन में चलते हैं। आप कभी भी गलती से ये चीज मत करना कि आपने फैक्टर सर्विसेज को अंदर रखा और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को अंदर कर दिया। नहीं, एक सर्कल को कंप्लीट करना, आई मीन एक फ्लो को कंप्लीट करना, तब जाके दूसरा फ्लो प्रिपेयर करना। बट अदरवाइज एरर्स मिसमैच होंगे। जैसे अंदर वाला फ्लो रियल फ्लो कहलाता है, बाहर वाला फ्लो नॉमिनल फ्लो या मनी फ्लो कहलाता है, क्योंकि इसके अंदर पैसों का लेन देन हो रहा है, इसलिए मनी फ्लो कहलाता है। गॉट इट? अब इनमें से एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आउट ऑफ ऑल दीज टू सेक्टर्स और फ्लोज, विच फ्लो शोज यू ग्रोथ इन द इकोनॉमी? कि कंट्री के अंदर कितनी ग्रोथ हो रही है, वो कौन सा सेक्टर फ्लो शो करता है? इट इज रियल फ्लो। क्यों? ग्रोथ एक क्वांटिटेटिव टर्म है। क्वांटिटेटिव टर्म का मतलब ये है कि कंट्री में कितनी प्रोडक्शन बढ़ रही है, वो कौन इंडिकेट करता है? रियल फ्लो इंडिकेट करता है। तो इन केस आपसे कभी भी पूछा जाता है कि ग्रोथ को कौन इंडिकेट करता है, इट इज ऑलवेज रियल फ्लो, क्योंकि एक्चुअली ये बताते हैं कि कंट्री के अंदर कितनी क्वांटिटेटिव प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है। क्लियर? दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसमें एक छोटा सा सब टॉपिक आता है व्हिच इज लीकेजेस एंड इंजेक्शंस, जिसका क्या मतलब है? सी, हमने ये माना कि हाउसहोल्ड ने फैक्टर सर्विसेज दी जिसके बदले उन्हें 100 रुपए मिले। अब वो खर्च करने जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है 100 रुपए खर्च किए। सपोज करते हैं उन्होंने 10 रुपए बैंक में सेव कर दिए कि
10 रुपीज आउट ऑफ दिस अर्न 100 रुपीज, उन्होंने 10 रुपए बैंक में सेविंग्स में डाल दिए, बाकी के 90 रुपीज कहाँ जाते हैं आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। ये जो पैसा सर्कुलर फ्लो से बाहर निकल गया इसे हम क्या बोलते हैं, लीकेज। बाय लीकेज, इसके कारण मेरा सर्कुलर फ्लो क्या हो गया, 10 से कम हो गया, लीक हो गया पैसा। अब बैंक क्या करता है, बैंक का तो यही काम है, पैसा लेगा तो आगे पैसा देना भी पड़ेगा, तो बैंक क्या करता है, इन्हीं फॉर्म्स को बैंक लोन की फॉर्म में पैसा वापस दे देते। तो जितना पैसा आएगा उसने वापस से वो पैसा क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया, और फर्म्स इसको किस रूप में खर्च करेंगी, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की फॉर्म में। तो जो ये पैसा वापस सर्कुलर फ्लो में इंट्रोड्यूस हो गया इसे क्या बोलते हैं, इंजेक्शंस। तो थियोरेटिकली और इवन प्रैक्टिकली लीकेजेस आर ऑलवेज इक्वल टू इंजेक्शंस। हमारी लीकेज जितनी की होती है उतना ही क्या होता है, हमेशा इंजेक्शन होता है। नाउ देयर मे बी अ क्वेश्चन कि अगर ये लीकेज कैश की फॉर्म में हो रही है तो जितनी भी थियरीज हम ये पढ़ते हैं ये सब कैशलेस इकोनॉमी पर बेस्ड होती है, क्योंकि कैश का कोई ट्रेस नहीं होता। उसके लिए और भी काफी सारी थियरीज हैं कि वो कैश कैसे वापस से इंट्रोड्यूस होता है, बट इट टेक्स टाइम। जबकि ये वाला क्या होता है, स्पॉन्टेनियस होता है, इतना भी स्पॉन्टेनियस नहीं होता, बट स्टिल विद इन अ ईयर ये कंप्लीट हो जाता है। जबकि कैश इकोनॉमी के अंदर ये सब चीजें इतनी स्पीडीली नहीं होती है। तो यहाँ पे हम कैश को इग्नोर करके चलते हैं, या जस्ट अज्यूमिंग कि वो बैंक में सेव कर रहा था तो बैंक आगे क्या करता है, उसको लोन की फॉर्म में ग्रांट करता है, which is invested again in the circular flow, जो वापस आपके सर्कुलर फ्लो को इंटैक्ट करता है। तो ये सर्कुलर फ्लो को कम करता है, ये सर्कुलर फ्लो को ज्यादा करता है। दिस इज द फ्लो। ठीक। अब यहाँ से नेक्स्ट टॉपिक पे फ्लो करते हैं, which is बिफोर गोइंग अहेड, अगर आप पुरानी बुक्स देखें तो उसके अंदर 3 सेक्टर एंड 4 सेक्टर इकोनॉमी के भी सर्कुलर फ्लोज हैं, बट वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम प्योरली 2 सेक्टर इकोनॉमी कवर कर रहे हैं। लीकेज एंड इंजेक्शंस भी एग्जिस्ट कर सकते हैं इन 3 और 4 सेक्टर इकोनॉमी। जैसे 3 सेक्टर इकोनॉमी में अगर आप टैक्सेस पे कर रहे हैं तो ये लीकेज है, एंड अगर आप गवर्नमेंट पब्लिक वेलफेयर के लिए खर्च करती है, पब्लिक एक्सपेंडिचर करती है, तो वो क्या बनता है, इंजेक्शन बनता है, लाइक सब्सिडीज और ये सब। ऐसे ही 4 सेक्टर इकोनॉमी में अगर आप एक्सपोर्ट्स करते हैं तो इंजेक्शंस, और अगर आप इंपोर्ट्स करते हैं तो लीकेजेस। क्योंकि आप इंपोर्ट करोगे तो पेमेंट बाहर जाएगी, पैसा बाहर गया तो लीकेज। आपने सामान एक्सपोर्ट किया तो जितना आपने बाहर भेजा था पैसा वो वापस से इंडिया में आएगा, तो दिस विल लीड टू इंजेक्शंस। जबकि टैक्सेस में भी सेम है, आपने पैसा गवर्नमेंट को दे दिया तो बदले में कुछ नहीं मिला, दिस इज अ काइंड ऑफ लीकेज, और गवर्नमेंट ने वापस से उसी पैसे को पब्लिक के वेलफेयर पे खर्च कर दिया, तो दिस इज एन इंजेक्शन, क्योंकि उसकी डायरेक्ट पेमेंट कुछ नहीं होती। तो ये आपके लिए 3 सेक्टर और 4 सेक्टर की लीकेज और इंजेक्शंस बनती है। ठीक। नेक्स्ट टॉपिक आता है स्टॉक एंड फ्लो, स्टॉक वर्सेस फ्लो। तो इसको हम एक टेबुलर मैनर में कवर करते हैं, एक बेसिस के लिए कॉलम प्रिपेयर करते हैं। जब भी आपसे डिफरेंसेस पूछे जाते हैं स्पेसिफाई कीजिए कि किस बेसिस के अगेंस्ट आप डिफरेंस कोट कर रहे हैं। देन बिफोर गोइंग एट एक बेसिस समझते हैं। सी, ये सिंपल बुक का ही एग्जांपल है कि वी हैव अ टैंक जिसके अंदर एक पाइप अटैच है, इसके अंदर एक पॉइंट ऑफ टाइम पे कुछ पानी है, जो पानी इसे क्या कर रहा है, बाहर निकल रहा है, जो निकल रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, फ्लोइंग आउट। तो ये मेरे लिए क्या बनता है, फ्लो कंसेप्ट बनता है। तो हम इसको कभी नहीं बोलते कि इस पॉइंट पर कितना पानी निकल रहा है, नहीं, इस पीरियड के अंदर कितना पानी निकल गया ये पूछा जाता है। तो जब भी फ्लो की बात आती है तो ये हमेशा किसी कवर करता है, पीरियड ऑफ टाइम, कि 1 हफ्ता, 1 दिन, 4 घंटे, 4 साल, 4 महीने, ये सब क्या है, फ्लो है। बट अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट पर टैंक में कितना पानी है, वो स्टॉक पूछ रहा है आपसे कि आपके पास कितना पानी का स्टॉक है, तो बेसिकली पॉइंट ऑफ टाइम है। तो स्टॉक को कभी भी रेफर किया जाता है सी बेसिस कैन डिफर। बेसिस में ऐसा नहीं होगा कि जो बुक में आपको टॉपिक्स गिवन है, हमें बेसिस गिवन है, वही आपके एग्जैक्ट कोटेड होने चाहिए। आप अगर पॉइंट वैलिड लिख रहे हो और उससे रिलेटेड बेसिस है तो वो भी जस्टिफाइड है। तो जैसे कंसेप्ट की बात करते हैं, क्योंकि स्टॉक के अंदर वैल्यू ज्यादातर सेम रहती है, इसको क्या बोलते हैं, स्टैटिक।
ये क्या होता है, डायनेमिक होता है। डायनेमिक का मतलब क्या होता है, जो चेंज होता रहे बार बार। नेचर का मतलब स्टॉप इज रेफर्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम, और ये किसमें होता है, पीरियड ऑफ टाइम में होता है। देन टाइम डायमेंशन, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। टाइम डायमेंशन सिंपली क्या है, वी हैव अ लाइन, इसके कितने डायमेंशंस हैं, वी हैव वन डायमेंशन, लेंथ। सिमिलरली इफ वी हैव अ रेक्टेंगल, इसके कितने डायमेंशंस हैं, एक लेंथ और एक ब्रेड्थ, तो टू डायमेंशंस हैं। बट अगर एक पॉइंट है, इसके कितने डायमेंशंस हैं, जीरो। देन इसका मतलब कोई भी डायमेंशन नहीं, नो डायमेंशंस। ऑन अ सेम बेसिस जब मैं पॉइंट ऑफ टाइम की बात करता हूं, तो पॉइंट ऑफ टाइम में कोई भी डायमेंशन नहीं होता, क्योंकि हम टाइम के रिस्पेक्ट में बात करें तो नो टाइम डायमेंशन, जबकि इसमें होता है। समझ आया? तो ये तीन बेसिक्स बनते हैं इन दोनों के डिफरेंस के। फोर्थ, यू कैन कोट सम एग्जांपल्स, जैसे जब हम अपने बिजनेस की बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं, उसके ऊपर लिखा जाता है एज एट 31 मार्च 2025। एज एट का मतलब है आज की डेट पर, पॉइंट पर। तो बैलेंस शीट के अंदर जैसे कैपिटल आता है, वेल्थ आता है, क्लोजिंग स्टॉक हो सकता है, ये सब आपके एग्जांपल्स हैं। बैंक बैलेंस भी हो सकता है, पॉपुलेशन भी इसी का एग्जांपल है, एटसेट्रा। और जब हम पीएनएल बनाते हैं तो उसके ऊपर क्या लिखा जाता है, फॉर द ईयर एंडेड। फॉर का मतलब हमेशा पीरियड होता है, तो इसका मतलब नेशनल इनकम, इन्वेस्टमेंट्स भी इसमें कवर होती है विद एन एक्सेप्शन, सेविंग्स, एटसेट्रा। ये टॉपिक क्या है, बेसिकली हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स में जितने भी वेरिएबल्स होते हैं उनको दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं। ईदर दे कैन बी क्लासिफाइड एज स्टॉक और दे कैन बी क्लासिफाइड एज फ्लो। तो हम या तो उसको फ्लो वेरिएबल्स बोलते हैं, स्टॉक वेरिएबल्स। तो आपको ये नेचर पता होगी तभी आप उस कंसेप्ट के बारे में डिटेल में कवर कर पाएंगे, हेंस ये इंपॉर्टेंट बनता है उसके लिए। अब इसमें से पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक ही टॉपिक है जो सबसे इंपॉर्टेंट बनता है स्टॉक और फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है मनी सप्लाई इन मनी कैंडल। तो मनी सप्लाई इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ स्टॉक वेरिएबल्स। ये याद रखिए जब हम मनी बैंकिंग चैप्टर करेंगे, विल कवर इट देयर आल्सो। लेकिन मनी सप्लाई सबसे इंपॉर्टेंट बनते हैं क्योंकि ये आपके सिलेबस में और एमसीक्यू की फॉर्म में बहुत बार आता है। बट सो यहाँ पे आपका बेसिक कांसेप्ट्स प्रिपेयर होते हैं। नेशनल इनकम के फर्स्ट चैप्टर के अंदर प्राइमरी टॉपिक्स ये आते हैं, वन इज सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, second is stock versus flow, leakage and injection, and very basics two sector economy or four sector economy, closed economy or open economy. So I have done basic concepts today. आज इतना ही करते हैं, कल की क्लास में हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे थोड़े को, जिसके अंदर आई ट्राई टू कवर बेसिक 3 इक्वेशंस फॉर न्यूमेरिकल। स्टे ट्यून्ड। अगर आपको पसंद आ रहा है और आपको लगता है कि मैं इजीली समझा पा रहा हूँ आपको, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। Also press the icon of bell so that next video जब भी आती है आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले और आप नेक्स्ट वीडियो को देखें। Stay tuned, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय।